गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, जेएमपीएस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था कार्यपालिका, जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का पहला अंग था व्यवस्थापिका, जिसके बारे में आपको बताया गया है कि व्यवस्थापिका कुछ संघीय व्यवस्थापिका में, संसदीय शासन व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका दो स्तरों में बांटा गया था। उसके बारे में इसको संसद में, संविधान में इसको संसद कहा गया था। उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती थी। आज अपन सरकार का जो दूसरा कार्य है, अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका को दो स्तरों में बांटा गया है। कार्यपालिका को दो स्तरों में बांटा गया है। एक नाममात्र की कार्यपालिका यानी औपचारिक कार्यपालिका। इस कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया था। औपचारिक कार्यपालिका दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। विके कार्यपालिका। औपचारिक जो कार्यपालिका है उसका जो प्रधान है यानी मुखिया है वो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। और जो वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख है वह है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। औपचारिक कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है और संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं। संघ की सारी शक्तियां हैं वो किसके पास नहीं होती हैं? राष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं। और राष्ट्रपति इन संघ की शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके अपने अधीन जो पदाधिकारी होते हैं, मंत्रिपरिषद है, उनके द्वारा इन शक्तियों का वो प्रयोग करता है। तो विद्यार्थियों की कार्यपालिका सरकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पहला अंग कौन सा था सरकार का? व्यवस्थापिका। उस दूसरा अंग कौन सा है? कार्यपालिका। तो अपन कार्यपालिका में पार्ट थर्ड में कार्यपालिका देख रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। अब कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो में। एक औपचारिक कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका को नाममात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं। औपचारिक कार्यपालिका को क्या कहते हैं? नाममात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं। अब नाममात्र कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, संस्थापक होता है, वो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक कार्यपालिका संघ की सारी जो शक्तियां हैं उनका जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनका प्रयोग करता है। और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो मंत्रिपरिषद होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद के आधार पर पूरे कार्य करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों की आज अपन कार्यपालिका में सबसे पहले लेंगे राष्ट्रपति। क्या लेंगे? राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति के पद का चुनाव किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति पद की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? कि राष्ट्रपति पद की व्याख्या अनुच्छेद 52 में की गई है और उसकी
जो शक्तियां हैं, संघ की शक्तियां, उनका प्रयोग वो 53 के तहत राष्ट्रपति ही सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो आगे देखिए अब कि राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति पद की व्याख्या के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति पद की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। तो अपने भारत में राष्ट्रपति पद की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। दूसरा है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी कि अपना भारत 29 राज्यों का एक संघ है। उन संघ की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास निहित होंगी? राष्ट्रपति के पास निहित होंगी। इन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ जितने भी जो पदाधिकारी होते हैं उनके अनुसार करेगा, पदाधिकारियों के परामर्श के अनुसार करेगा। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रधान होता है उसमें अपने अधीनस्थ, जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी है, ये इस कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के अंतर्गत आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों कि राष्ट्रपति पद की व्याख्या के बारे में आपको जो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान किया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी कि राष्ट्रपति उनका सारी संघ की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति इन्हें का प्रयोग स्वयं या अपने पदाधिकारी, अपने अधीनस्थ जो जितने पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो बात समझ में आ रही है कि राष्ट्रपति पद की व्याख्या जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, आपसे छोटे क्वेश्चन में आ जाए, जैसे जीके के न्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति पद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52। और आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद की जो संघ की सारी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 53 के तहत करता है। संघ की सारी शक्तियों का जो प्रयोग है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह स्वयं या तो स्वयं राष्ट्रपति करेगा या अपने जितने भी जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति उनका प्रयोग करेगा। तो ये तो था राष्ट्रपति पद की व्याख्या। क्या थी? ये तो राष्ट्रपति पद की व्याख्या। अब देखेंगे अपने राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं आपको बताई गई थी कि करीब करीब वही सेम होती हैं। एक आयु को छोड़कर बाकी सबकी योग्यताएं हैं वो करीब समान ही होती हैं। जैसे इसमें बताया गया था कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या बताया गया था? कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उस व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं में पहली योग्यता क्या थी? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि वह उस व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है कि वह संसद में लोक सभा सदस्य की सदस्यता रखता जरूरी होता है। तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो? लोकसभा निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी वही आएगी कि वह व्यक्ति किसी भी लाभकारी पद पर न हो, किसी भी लाभकारी पद पर या सरकारी नौकरी के पद पर न हो। और उसके बाद में है कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होंगी? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए?
35 वर्ष। जैसे इसमें आपको राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष दी गई थी, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष दी गई थी और लोकसभा के लिए कितनी दी गई थी? 25 वर्ष दी गई थी। तो इस आयु का ध्यान रखना है। बाकी सबकी जो वो है योग्यताएं हैं वो समान है। तो अपन बात कर रहे थे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी है। तो राष्ट्रपति पद के लिए पहली योग्यता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी है कि वह किसी भी लाभकारी पद पर न हो। और पांचवी है वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति पद की व्याख्या और राष्ट्रपति पद का वर्णन था और राष्ट्रपति पद की योग्यता आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है किस प्रकार से किया जाता। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया गया है। ये अप्रत्यक्ष पद्धति क्या है कि इसमें दिया गया है कि ये अप्रत्यक्ष पद्धति क्या है कि अप्रत्यक्ष पद्धति वो होती है जिसमें सीधे जनता द्वारा चुनाव ना होकर जनता द्वारा चुने गए जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर से देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अब इसमें यह बताया गया आपको कि यह अप्रत्यक्ष पद्धति क्या है। अप्रत्यक्ष पद्धति है कि सीधे इनका चुनाव, यानी जैसे लोकसभा का चुनाव है वो सीधे जनता द्वारा होता है, जनता के सदस्यों के द्वारा वह संविधानाधिकार पे होता है, बताया गया था आपको। लेकिन इनका चुनाव है जो सीधे जनता द्वारा न होकर जनता द्वारा जो चुने गए जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके आधार पर इनका चुनाव होता है। इसलिए इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा गया है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? इसमें कौन कौन शामिल होते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब ये संसद के दोनों सदन है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि संसद के दोनों सदन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, यानी प्रथम सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। तो इसलिए लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं तथा 17वें संवैधानिक संशोधन के 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसका चुनाव करते हैं। तो संसद के दोनों सदस्य और प्लस संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन सी विधि के आधार पर? अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो बात क्लियर होगी। देखिए कि राष्ट्रपति पद की व्याख्या बताई गई थी आपको कि राष्ट्रपति पद की व्याख्या अनुच्छेद 52 में की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अपने संविधान के अनुच्छेद 52 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 ये बात प्रावधान किया गया कि भारतीय यानी संघीय क्षेत्र, भारत के संघीय क्षेत्रों की सारी शक्तियां वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी, राष्ट्रपति के पास नहीं तो होंगे। और राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा, यह बात बताई गई थी। उसके बाद में राष्ट्रपति पद की योग्यता बता दी गई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह लोकसभा निर्वाचित होने की सदस्य रखता हो और किसी भी लाभकारी पद पर न हो या दिवालिया पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पद का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा प्लस 17वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। उसके बाद में ये प्रावधान है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में एक व्यक्ति एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है कि आपको बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आवश्यकता होती है। अब ये कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है कि संसद तथा राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसको अपन एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इस मत पद्धति में चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है चुनाव? गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब इसमें सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कोटा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूनतम कोटे की आवश्यकता होती है। अब ये न्यूनतम कोटा क्या है कि दिए गए वैध मतों की संख्या प्लस 1 और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, इसके आधार पर इसका चुनाव होता है। किसका? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। आपको पहले ही बताया गया था। एक बार फिर से देखिए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, कई बच्चे कंफ्यूजन पड़ता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो इसमें संसद, राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के अनुसार इसका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसी को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। और ये चुनाव है एक गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इस चुनाव में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कोटे की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूनतम कोटे की आवश्यकता होती है। अब ये न्यूनतम कोटा क्या है कि इसमें दिए गए वैध मतों की संख्या प्लस 1 आ जाएगा और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 आ जाएगा। इसी के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। समझ में आ गया? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है कि इसमें विधानसभाओं के संसद के दोनों सदनों में विधानसभाओं के सदस्य मिलकर इनका चुनाव करते हैं। अब आगे है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? महाभियोग की आवश्यकता होती है। और ये महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ये देखिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार अपने भारत के राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग उसके किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। महाभियोग में ऐसी सूचना उसको 14 दिन पहले दी जाती है। कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पहले दी जाती है। तो अपने भारत के राष्ट्रपति पद की प्रक्रिया, इसको पद से हटाने की प्रक्रिया का
बताया कि इसके ऊपर संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तभी उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद में है कि आपको ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पद का हटाया जाता है, लेकिन सामान्य तौर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कि सामान्य तौर पर जिस प्रकार से लोकसभा कार्यकाल, विधानसभा कार्यकाल होता है, उसी प्रकार से अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि संविधान का उल्लंघन करता पाया गया, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया से 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। उसके बाद में है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको योग्यता बताई गई थी, उसके पद की प्रक्रिया बता दी गई, उसका निर्वाचन बता दिया गया और उसके पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बता दिया गया। अब है राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते। राष्ट्रपति को अपने जो भारत का राष्ट्रपति है उसको वर्तमान में 5 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है। उसके साथ ही उसको राष्ट्रपति भवन भी दिया जाता है। उसकी सारी जो सुविधाएं हैं, वेतन भत्ते हैं, वो भी उनको फ्री में दी जाती हैं। उनका कोई किराया भाड़ा नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का वर्तमान में कितना वेतन है? 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए उसका वर्तमान में वेतन है। और उसको राष्ट्रपति भवन भी जब तक वो पद पर कार्यरत रहेगा तब तक उसको उसका भवन फ्री में रहेगा। आवास वगैरह है वो सब उसके सरकार की तरफ से फ्री रहते हैं। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पत्नी है उसको आजीवन उसका हाउस दिया जाएगा, रहने की सुविधा दी जाएगी और उसकी जो आधी तनख्वाह है यानी 2.5 लाख रुपए है वो उसको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते और अन्य सुविधाएं भी उसको दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? अन्य सुविधाएं भी उसको दी जाती हैं, जिसमें अन्य सुविधा में उसका खाना पीना है, गाड़ी है, टेलीफोन है, बिजली है, लाइट है, सब उसका फ्री होता है, सरकार की तरफ से होता है और मंथली उसको 5 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का बताया गया था? 5 वर्ष का बताया गया है और उसका वेतन 5 लाख रुपए तय किया गया है। कितना तय किया गया है? 5 लाख रुपए तय किया गया है। अब ये तो राष्ट्रपति पद के वेतन भत्ते हुआ है, इसमें नोट्स लिखाए भी गए हैं, आपको पहले भी लिखा दिए मैंने, लेकिन फिर से भी आपको एक बार बता दिया गया है जिसमें आप अच्छी तरह समझ लेना। उसके बाद में अपन देखेंगे राष्ट्रपति पद के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। राष्ट्रपति पद के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है? राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति को सामान्य तौर पर 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1 सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां और नंबर 2 आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां।
राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां। अब ये सामान्यकालीन शक्तियां हैं जैसे अपने संविधान संशोधन और ये हैं आपातकालीन में जो जब भी देश पर संकट आता है, जैसे आपातकाल लागू किया जाता है 352, 356 और 360, ये आपातकाल के अंदर उसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो अब देखते हैं अपने आगे इसकी डिटेल देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति को सामान्य तौर पर राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य कि राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, एक आपातकालीन शक्ति, दूसरी सामान्यकालीन शक्तियां। कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, एक आपातकालीन शक्ति, दूसरी सामान्यकालीन शक्ति। अब इसमें सबसे पहले लेंगे अपन सामान्यकालीन शक्ति। कौन सी शक्ति लेंगे? सामान्यकालीन शक्ति लेंगे। सामान्यकालीन शक्ति राष्ट्रपति को, जिसमें पहली है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में कौन सी आएगी? कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। तो इसमें है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं व अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा करेगा। उसके बाद में कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों में पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। कि राष्ट्रपति कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यानी किस किस अधिकारी को नियुक्त करता है और किस किस को उसके पद से हटाता है। दूसरी है शासन संचालन संबंधी शक्ति। कौन सी है? शासन संचालन संबंधी शक्ति। और तीसरी है वैदेशिक क्षेत्र संबंधी शक्ति। तो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की राष्ट्रपति कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करता है? सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो हमेशा अब इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उसमें जवाब में क्या होगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्य न्यायाधीश हैं, उपराष्ट्रपति है, अन्य न्यायाधीश हैं और अधीनस्थ महान्यायवादी हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, जैसे ये मंत्रिमंडल है, इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद में, और जो मंत्रिपरिषद में अन्य जो मंत्री हैं इन सब की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। शासन संचालन है संबंधी शक्ति। शासन संचालन है संबंधी शक्ति क्या होती है कि इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। वह संसद है, संसद के द्वारा भी उसमें नियम बनाए जाते हैं। और शासन संबंधी की शक्ति और वैदेशिक क्षेत्र की शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र से नहीं, विदेशों में जो राजदूत की नियुक्ति करता है, विदेश मंत्री की नियुक्ति करता है, विदेश में शासन व्यवस्था किस प्रकार से होती है, ये सारी शक्तियां किसको प्राप्त होती हैं? राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। किसको प्राप्त होती हैं? राष्ट्रपति को। तो देखिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां में कार्य कि राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, सामान्यकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों में कौन कौन सी आएंगी? कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति स्वयं में अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की राष्ट्रपति कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करता है? तो इसमें प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री हैं, देश का मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी है, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। शासन संचालन शक्ति और विदेशिक क्षेत्र की शक्ति। तो ये है अपने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन है।
राष्ट्रपति की शक्तियां कार्यों में सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां में जो पहली थी कार्यपालिका प्रशासन शक्ति, जिसमें बताया गया था आपको कि विधायी शक्ति वगैरह हो रहा है, उसमें सैनिक क्षेत्र में शक्ति, उसमें चौथी थी सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और भारत में 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। कितने प्रकार की सेनाएं होती हैं? 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, इसलिए सैनिक क्षेत्र में शक्ति। इन तीनों सेनाओं की जो युद्ध संबंधी है आगे देना है वो राष्ट्रपति की पर निर्भर करता है। तो इसलिए सैनिक क्षेत्र में शक्ति राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। विधायी शक्तियां कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। कि विधायी शक्ति की भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपने भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। विधायी क्षेत्र का प्रशासन कि विधायी क्षेत्र का प्रशासन है उसकी अगली शक्ति कि वह संसद का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन को समाप्ति कर सकता है। कि विधायी क्षेत्र का प्रशासन है उसमें उसके पास कौन सी शक्ति है कि वो संसद का अधिवेशन बुला भी सकता है और संसद का अधिवेशन को समाप्ति भी कर सकता है। तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। ऐसी शक्ति भी किसके पास आती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। कि राष्ट्रपति को जो विधायी क्षेत्र का प्रशासन है उसमें कौन कौन शक्तियां होती है कि वह संसद का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। और आज तक अपनी लोकसभा है वो समय से पहले कितनी बार भंग हो चुकी है? 9 बार भंग हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण दे सकता है। कि राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि वो संसद की दोनों बैठकों में भाषण दे सकता है। तो देखिए कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां बता रहे थे आपको। सैनिक क्षेत्र में शक्ति बताया गया था कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपनी भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, इसलिए उसको सारी शक्तियां अधिकार हैं। विधायी शक्तियों में कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है? वैधानिक प्रधान होता है, इसलिए वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं व अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा ही करता है। उसके बाद में है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है तथा उसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की घोषणा करता है। राष्ट्रपति की अगली शक्ति है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। कि राष्ट्रपति कौन कौन से सदस्यों को मनोनीत करता है या कौन कौन से सदस्यों को नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सी शक्ति? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कि जिस समय संसद का कोई भी अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। कितने सप्ताह तक रहेगा? 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। उसके बाद में है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। कि राष्ट्रपति को वित्त संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं और न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति अपने देश का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको नियुक्त शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो ये तो थी सारी सामान्य कालीन शक्तियों में आती थी। कौन सी शक्तियों में आती थी? ये सारी सामान्य कालीन शक्तियों में आती थी। ये तो राष्ट्रपति की सब सामान्य कालीन शक्तियां थी। उसके बाद में लेंगे अपन आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को 3 प्रकार की प्राप्त होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की प्राप्त होती हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे मान लो संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। यानी देश में आपातकाल लागू करना, और ये आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को इन 3 अनुच्छेदों का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें अपन अनुच्छेद 352 लेंगे। क्या लेंगे? अनुच्छेद 352 लेंगे कि इसमें राष्ट्रपति किस प्रकार से अपना आपातकाल लागू कर सकता है कि जब अपने देश के ऊपर, किसके ऊपर? जब अपने देश के ऊपर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो, बाहरी आक्रमण हो रहा हो, या युद्ध होने की संभावना हो, या युद्ध हो रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को कोई भी सूचित करने पर राष्ट्रपति उस पर आपातकाल लागू कर सकता है, यानी राष्ट्रीय शासन लागू कर सकता है। नंबर 2 है अनुच्छेद 356। क्या है? अनुच्छेद 356 कि किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की प्रशासनिक शासन व्यवस्था विफल हो रही हो, किसी भी राज्य की प्रशासनिक शासन व्यवस्था विफल हो रही हो, ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि वहां की शासन व्यवस्था विफल हो रही है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लागू करेगा। क्या लागू करेगा? राष्ट्रपति आपातकाल लागू करेगा। और अनुच्छेद 360, कौन सा? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल जब लागू होता है, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, ऐसी स्थिति में 360 के तहत भी देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो ये हैं संविधान के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार से लागू होती हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लागू होती हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लागू होता है। आप 352 में बता दिया गया था आपको कि क्या होता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था की उद्घोषणा की विधि अनुच्छेद 352 में होती है। इसमें बताया भी गया है कि यदि अपने देश के ऊपर कोई बाहरी आक्रमण हो या युद्ध हो या अपने देश के अंदर कोई अशांति फैल रही हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शंका के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। याद रखिए। दूसरी है अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू करता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न जो संकटकालीन व्यवस्था की उद्घोषणा है, उसके अनुसार अनुच्छेद 360 का आपातकाल लागू किया जा सकता है। कि यदि अपने देश के किसी भी राज्य में, ध्यान से सुनिए, कि यदि अपने देश के किसी भी राज्य में उस राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो रही है, उस राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ये परामर्श देगा कि वहाँ अशांति फैल रही है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। क्या लागू करेगा? राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। उसके बाद में है वित्तीय संकट
उद्घोषणा की विधि जो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत। यदि अपने देश में किसी भी प्रकार की वित्तीय स्थिति या वित्तीय संकट आ रहा हो या आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत उसमें आपातकाल लागू कर सकता है। यह आपातकाल एक बार पहली बार में 6 माह तक लगता है, 6 महीने के आगे भी लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का जो पार्ट सेकंड थर्ड था अपना, जो कार्यपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण अंग था राष्ट्र सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग था कार्यपालिका। कार्यपालिका जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग था, इसमें कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते थे? उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी शामिल थे। इसमें अपन ने सबसे पहले लिया था राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का पद की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 52 में की गई है और अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया था कि संघ की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास निहित होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। उसके बाद में उसका निर्वाचन की उसका राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं वही होंगी जो आपको पहले औरों की लिखाई, जैसे लोकसभा राज्यसभा की लिखाई थी कि भारत का नागरिक होगा, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होगी, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभकारी पद पर न हो, किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। उसके बाद तय है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर होता है, एकल संगठित मत पद्धति के आधार पर होता है और सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम कोटे की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूनतम कोटे की आवश्यकता होती है। उसके बाद में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को समय से पहले यानी 5 साल से पहले भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है और ये महाभियोग संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के आधार पर लागू किया जा सकता है। कब है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तब उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद बताया गया था कि राष्ट्रपति को मनोनीत करने की अधिकार कि राष्ट्रपति को वित्तीय स्थिति में कौन कौन सदस्य हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2, जो अलंग भारतीय समुदाय के सदस्य हों और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिनको खेल, साहित्य और ज्ञान विज्ञान में अच्छा अनुभव हो, उन्हीं व्यक्तियों की वो नियुक्ति करता है। उसके बाद में था आपका टॉपिक है कि राष्ट्रपति की कार्यवह शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यवह शक्तियां, राष्ट्रपति को 2 प्रकार की कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। इसमें आपको सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन बता दिया गया था। उसके बाद में आपातकालीन शक्तियां बताई गई थी। आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लागू होता है। अब ये 352 कब लागू होता है, 356 कब होता है, 360 कब होता है, यह मैंने आपको बताया है कि एक बार फिर से देख लेना कि अनुच्छेद 352 यदि अपने देश में किसी दूसरे देश का आक्रमण हो रहा हो या युद्ध होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने देश पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। दूसरी बात थी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था की उद्घोषणा वो अनुच्छेद 356 के तहत होती है कि यदि अपने किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो रही है, अपने किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो रही है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा और उस समय राष्ट्रपति उसमें अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। और उसके बाद है वित्तीय संकट उद्घोषणा की विधि जो अनुच्छेद 360 तक होती है, 360 से होती है कि अपने देश की वित्तीय स्थिति संकट में हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लागू कर सकता है। ये पार्ट 3 का मैटर पूरा हुआ। इसमें विद्यार्थी जो चीज़ समझ में आई है तो कमेंट करके पूछा जा सकता है। और अब अपन देखेंगे पार्ट 3 में
का ही एक टॉपिक है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो उसके बारे में अपन उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या की जाती है, उपराष्ट्रपति का पद की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, किस अनुच्छेद में की जाती है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अपन कल का टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो अपने पार्ट है थर्ड का ही भाग है, किसका भाग है, अपने पार्ट थर्ड का ही भाग है उपराष्ट्रपति। तो उसके बारे में अपन कल बताएंगे, और उपराष्ट्रपति की थोड़ी जानकारी आपको बता दी गई कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। और उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं वही होंगी जो राष्ट्रपति के लिए होंगी, कि उसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और ये होना चाहिए उसकी, वह भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अपने राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्य करता है। ऐसी स्थिति में ये चीजें आपको बताई जाएंगी कल। तो ध्यान से देखिए कि कल का टॉपिक अपना क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा।